हाय एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12 का सेकेंड यूनिट सॉल्यूशन जो कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है इसे स्टार्ट करेंगे। इसके पहले जो फर्स्ट यूनिट हमने पढ़ा सॉलिड स्टेट के बारे में, तो वेटेज के हिसाब से जो सॉलिड स्टेट में था वही सॉल्यूशन में है। 5-5 मार्क्स के चैप्टर्स हैं दोनों, लेकिन ये सारे चैप्टर्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, कई सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। अब यदि हम लोग चैप्टर पे आ जाएं कि सॉल्यूशन होता क्या है, हिंदी में सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं विलयन या घोल। तो यदि डेफिनेशन की बात करें सॉल्यूशन का, तो हम लोग लिख सकते हैं कि द होमोजीनियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर non-reacting substances whose compositions can be changed within certain limits is called a solution। नहीं, डेफिनेशन जो सॉल्यूशन का होना चाहिए एक परफेक्ट डेफिनेशन कि द होमोजीनियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हुज कंपोजिशंस कैन बी चेंज्ड विद इन सर्टेन लिमिट्स। देखो, सबसे पहले तो आप इस होमोजीनियस वर्ड का मतलब समझो। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दो वर्ड हैं। होमोजीनियस का मतलब जो हम लोग समझ सकते हैं वह यूनिफॉर्म मतलब एक समान। जैसे बच्चे जब स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं तो उनके लिए एक ड्रेस कोड होता है जिसको हम लोग यूनिफॉर्म बोलते हैं। उसको यूनिफॉर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि सारे बच्चों का ड्रेस कोड समान रहता है, एक जैसा रहता है। तो वैसे हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि कौन बच्चा गरीब है कौन बच्चा अमीर है, क्योंकि सबका पहनावा ओढ़ावा एक जैसा है। शकल सूरत के आधार पे तो कोई गरीब अमीर पहचानता नहीं है, वो तो पहनावे ओढ़ावे के आधार पे होता है। तो जब सारे बच्चों का ड्रेस कोड एक जैसा है, मतलब वे यूनिफॉर्म है, तो यह बतलाना मुश्किल हो जाता है कि उनका बैकग्राउंड सेम है या अलग अलग है। उसी प्रकार से जब आप दो कंपोनेंट को मिलाओ, कोई भी दो सब्सटेंस को मिलाओ और मिलाने के बाद यह बतलाना मुश्किल हो जाए कि आप कौन से दो सब्सटेंसों को मिलाए हो आपस में, तो फिर वैसे कॉम्बिनेशन को हम लोग होमोजीनियस कॉम्बिनेशन बोलेंगे, यूनिफॉर्म कॉम्बिनेशन होगा। और इसी प्रकार के कॉम्बिनेशन को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। इसके बाद जो इसमें आगे लिखा गया है कि टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, कि वह जो होमोजीनियस कॉम्बिनेशन होगा दो या अधिक सब्सटेंसों का, तो वे सब्सटेंस आपस में रिएक्ट नहीं करने चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे चूना को हम लोग पानी में डिजॉल्व करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड है इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं जो कि लिक्विड है, तो रिएक्शन करके क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस है। ये तो एक्वस फॉर्म में रहेगा उसमें। तो
क्या चूना को पानी में मिलाना या चूना को पानी में मिलाने के बाद जो बनता है वह एक सॉल्यूशन है या नहीं है? तो इसके अनुसार मैंने जो डेफिनेशन हमने लिखा है कि सॉल्यूशन होमोजेनियस कॉम्बिनेशन होता है लेकिन नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस का। तो यहाँ जो दो सब्सटेंस हमने मिलाया है चूना को पानी में, तो ये दोनों तो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और रिएक्शन करके जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है या गैसियस स्पीसीज ऑब्वियसली या सॉल्यूशन में नहीं रहेगा, ऊपर हो जाएगा। मैंने कोई बर्तन में जो है आप पानी लिए उसमें चूना मिलाए, ठीक है, मिलाने के बाद अच्छे से घोल दिए तो मिल्की वाइट हो जाता है। लेकिन क्या जो आप चूना मिलाए तो ये चूना में जो कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो पानी में मिलाने के बाद क्या यह सारा कंपोजिशन वही है कि कुछ बढ़ा घटा? तो इस रिएक्शन के अनुसार या केमिकल इक्वेशन के आधार पे तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें से कार्बन और ऑक्सीजन तो मैंने CO2 के रूप में उड़ जा रहा है। मतलब इस कॉम्बिनेशन में जो कंपोजिशन है मिक्सिंग स्पीसीज का, वह कंपोजिशन उस कॉम्बिनेशन का मतलब मिलाने के बाद नहीं है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इससे इवॉल्व हो जा रहा है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग एक परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि डेफिनेशन है सॉल्यूशन का कि यह होमोजेनियस कॉम्बिनेशन होता है लेकिन नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का। रिएक्शन होने के बाद क्या होगा ना कि इसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स वैरी कर जाएंगे, कंपोजिशन अलग हो जाएगा, तो फिर इस केस में उसको परफेक्ट सॉल्यूशन बोलना सही नहीं है। हालांकि तो हम लोग बोलते ही सॉल्यूशन है लेकिन नॉट एन आइडियल सॉल्यूशन, नॉट ए परफेक्ट सॉल्यूशन। तो द होमोजेनियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हुज कंपोजिशंस कैन बी चेंज्ड विद इन सर्टेन लिमिट। तो यहाँ तक तुम लोग समझ गए कि होमोजेनियस कॉम्बिनेशन होगा मतलब मिलाने के बाद आप नहीं बता पाओगे कि वे कौन कौन से कंपोनेंट हैं और वे कंपोनेंट्स आपस में नॉन रिएक्टिव होंगे, एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद का लाइन है कि उनका कंपोजिशन एक लिमिट तक चेंज किया जा सकता है। सपोज आप नमक को वाटर में डिजॉल्व करते हो, NaCl सॉलिड है, इसको हम वाटर में घोले जो कि लिक्विड है, तो क्या बनता है भाई? बनता है Na+ एक्वस और इस Cl- एक्वस। सोडियम क्लोरीन इधर भी है, इस तरफ भी है, वाटर इधर भी है, एक्वस लिखा हुआ है, वाटर ही उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों में ज़रा अंतर पहचानो, साफ पता चल जाएगा सॉल्यूशन क्या है। इसमें कंपोजिशन चेंज कर रहा था, ये CO2 यहाँ रहेगा ही नहीं, उड़ जाएगा। इसमें जो हमने मिलाया वही हमको मिला। और नमक को जब पानी में घोलोगे ना तो पता नहीं चलता है कि नमक उसमें डिजॉल्व्ड है या नहीं, वह एक होमोजेनियस कॉम्बिनेशन होता है, देख करके आप नहीं बता पाओगे। तो इसको एक परफेक्ट सॉल्यूशन हम लोग बोल सकते हैं। अब ये जो NaCl को वाटर में डिजॉल्व किए, मान लें हम लोग कि वाटर हमने 100 ml लिया। अब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि इस 100 ml में आप जितना नमक चाहो उतना डिजॉल्व कर सकते हो। एक मैक्सिमम लिमिट है ना कि अधिक से अधिक 100 ml वाटर में आप कितना नमक डिजॉल्व कर पाओगे। तो सपोज मान लें कि 100 ml में इसका एक अंदाजा 10 ग्राम डिजॉल्व कर रहे हैं, ऐसा मान लो, तो 10 ग्राम इसका मैक्सिमम अमाउंट हुआ। आप 10 से कम 9 डिजॉल्व कर सकते हो, 8 कर सकते हो, 6 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम 10। तो ये जो 4, 6, 8, 9 कर रहे हैं, ये हम लोग चेंज कर रहे हैं ना। यही कंपोजिशन को जो चेंज किया जा सकता है वह एक लिमिट तक किया जा सकता है। वही लिखा हुआ है डेफिनेशन में कि उस कंबाइनिंग स्पीसीज का जो कंपोजिशन है उसको आप बदल सकते हो, लेकिन एक लिमिट तक, बहुत ज़्यादा नहीं। तो अब कंप्लीट डेफिनेशन पे हम लोग आते हैं कि दो या अधिक नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का एक होमोजेनियस कॉम्बिनेशन जिसके कंपोजिशन को एक लिमिट तक बदला जा सके, उसे हम लोग सॉल्यूशन बोलेंगे। एक सॉल्यूशन, एक विलयन जिन पदार्थों से मिलकर के बनता है वे उनके कंपोनेंट्स कहलाते हैं। जैसे आप नमक को पानी में घोल करके उसका सॉल्यूशन बनाए तो नमक
और पानी इस सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स हुए। उसी प्रकार से आप ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाते हो, ग्लूकोज को पानी में डिजॉल्व करके, वह भी एक परफेक्ट सॉल्यूशन है। ग्लूकोज को पानी में डिजॉल्व करोगे पता नहीं चलेगा ग्लूकोज के पार्टिकल कहाँ हैं कि नहीं हैं। और नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज है, ग्लूकोज वाटर से कोई रिएक्शन नहीं करता है। तो वहाँ ग्लूकोज और वाटर जो है उस रिएक्शन के लिए कंपोनेंट्स हुए। तो एक सॉल्यूशन जिन सब्सटेंस से या जिन पदार्थों से मिल करके बनता है वह उसके कंपोनेंट्स कहलाते हैं। तो किसी भी सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को बेसिकली दो पार्ट में रखा गया है, दो अलग अलग नाम दिए गए हैं सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को। जैसे एक टर्म इसमें है सॉल्यूट और दूसरा टर्म है सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, हिंदी में सॉल्यूट को बोलेंगे विलय, सॉल्वेंट को बोलेंगे विलायक हैं। तो ओवरऑल इसको हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन, मतलब विलय प्लस विलायक इक्वल टू विलयन। सॉल्यूट क्या होते हैं, तो सॉल्यूट वे सब्सटेंस हैं जो डिजॉल्व होते हैं, जो घुलते हैं और घुल करके सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं। तो सॉल्वेंट क्या हुए, तो सॉल्वेंट वह सब्सटेंस हुआ जिसमें सॉल्यूट डिजॉल्व करता है, जो घुल रहा है वह हुआ सॉल्यूट और जो घोलने का काम कर रहा है वह हुआ सॉल्वेंट। जैसे हम लोग अध्ययन करते हैं, स्टडी या एक प्रोसेस है। स्टडी में दो मेजर कंपोनेंट होते हैं, टीचर प्लस स्टूडेंट। टीचर जो पढ़ाने का काम करते हैं, स्टूडेंट जो पढ़ने का काम कर रहे हैं। जरूरी तो दोनों है अध्ययन के लिए, टीचर जो पढ़ाने का काम कर रहे हैं और स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं। सॉल्वेंट जो घोलने का काम कर रहे हैं, सॉल्यूट जो घुल रहे हैं। सॉल्यूट इज द स्टूडेंट, सॉल्वेंट इज द टीचर। दोनों का अपना अपना महत्व है। टीचर बहुत बढ़िया हो, पढ़ने वाला बच्चा ना मिले, हो पाएगी पढ़ाई? बिल्कुल नहीं। सॉल्वेंट बहुत बढ़िया हो लेकिन सॉल्यूट इसके साथ इंटरैक्ट ही नहीं करे, सॉल्यूशन कभी नहीं बनेगा। या फिर टीचर खराब हो, स्टूडेंट बहुत तेज है, फिर भी नहीं हो पाएगा। मतलब सॉल्वेंट का सॉल्यूट से कोई मतलब नहीं है, सॉल्यूट भले ही किसी नेचर का हो, सॉल्यूशन फिर भी नहीं बनेगा। तो जैसे एक अच्छे स्टडी के लिए टीचर स्टूडेंट दोनों का बेहतर होना जरूरी है। बेहतर कहने का मतलब जो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करे, दूसरे के साथ अच्छे से कंबाइन करे। उसी प्रकार से एक सॉल्यूशन बनने के लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरैक्शन जरूरी है। वे दोनों अच्छे से इंटरैक्ट करने चाहिए, अभी नहीं कि वैसा सॉल्वेंट ले लिए जो सॉल्यूट के साथ इंटरैक्ट ही नहीं कर रहा है। ऐसा टीचर चुन लिए जो आपके साथ कभी बात ही नहीं कर रहा, आपको कुछ बोल ही नहीं रहा है, कैसे पढ़ाई होगी? नहीं होगी, चांस ही नहीं है। तो जो घुल रहा है सॉल्यूट, जो घोल रहा है सॉल्वेंट, दोनों मिलके बना सॉल्यूशन। मैंने जैसा एग्जाम्पल से हमने बताया कि जो पढ़ रहा है स्टूडेंट, जो पढ़ा रहा है टीचर, दोनों मिलके काम किए, इसी को हम लोग स्टडी बोलते हैं। अब जैसा कि हमने बताया कि एक सॉल्यूशन बनने के लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का एक दूसरे से इंटरैक्शन बेहद ज़रूरी है। नहीं एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे तो कभी सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। सॉल्यूट हमेशा स्मॉलर अमाउंट में होता है। नहीं, सॉल्यूशन का वह कंपोनेंट जो कम मात्रा में हो सॉल्यूट कहलाएगा, और सॉल्यूशन का वह कंपोनेंट जो ज़्यादा मात्रा में हो, लार्जर अमाउंट, उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं।
अब बोलोगे कि नहीं सर दोनों बराबर रहा तो 50% सॉल्यूट है 50% सॉल्वेंट है, दोनों इक्वल है, तब कैसे होगा? तो पहला बात कि ऐसा रेयरली होता है, ऐसा रेयरली होता है। जैसे मान लो कि टीचर और स्टूडेंट है, तो हम लोग को पता है कि स्टूडेंट को नॉलेज कम है, टीचर को नॉलेज ज़्यादा है, माने सॉल्वेंट ज़्यादा है सॉल्यूट कम है। अब दोनों का ज्ञान बराबर है, जितना टीचर जान रहा है उतना ही स्टूडेंट जान रहा है, तो क्या फिर दोनों में आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि कौन टीचर है और कौन स्टूडेंट है? बिल्कुल नहीं। अरे टीचर इसको हम लोग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ज़्यादा जानता है। ऐसा थोड़े कि टीचर एक अलग प्रजाति है जो भगवान अलग तरीके से उसको बना करके भेजता है, नहीं। टीचर हम लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि वह ज़्यादा जान रहा है, उससे हमको सीखना है। और जब आप उस टीचर के बराबर जान रहे हो, कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि कौन टीचर है कौन स्टूडेंट है? हाँ ठीक है कि पहले आप इसके साथ पढ़े हो, पढ़ने के बाद आप तेज हो गए कि टीचर शुरू में एमएससी क्वालिफाइड था, आप आईएससी में थे, पढ़ करके एमएससी तक पहुंच गए। तो आप पढ़ करके एमएससी तक पहुंचे, इसको नहीं देखो। शुरू में जब आप इससे इंटरैक्ट किए तो उस समय आप क्या थे? तो उस समय आप आईएससी में थे, ये एमएससी में था, तो इससे ज़्यादा आपसे काबिल था। तो टीचर ज़्यादा जानकार है, स्टूडेंट कम है। उसी प्रकार से सॉल्यूट कम सॉल्वेंट ज़्यादा। जब दोनों का नॉलेज बराबर रहेगा तो आप नहीं बतला पाओगे कि कौन टीचर है कौन स्टूडेंट है। उसी प्रकार से यदि दोनों का अमाउंट इक्वल है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, आप बिल्कुल नहीं बता पाओगे कि विच वन इज सॉल्यूट एंड विच वन इज सॉल्वेंट। तो यह जरूरी है सॉल्यूट और सॉल्वेंट में कि सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा हो और सॉल्यूट का अमाउंट कम हो। सॉल्यूशन नाम से लगता है या हम लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यह लिक्विड होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि लिक्विड ही होगा, या गैस हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। जैसे हम लोग बोल देते हैं कि यह टीचर है, सबसे पहले ध्यान जाता है कि टीचर है मतलब जरूरी पढ़ाता होगा। कोई ज़रूरी थोड़े कि पढ़ाने वाला को ही टीचर बोलते हैं, सिखाने वाला को टीचर बोलते हैं। वो सिखाने वाला म्यूजिक सिखाता हो, सिखाने वाला कोई खेल खेलने के लिए सिखाता हो, वह पढ़ाने के लिए सिखाता हो, सभी टीचर हुए, सभी गुरु कहलाएंगे। तो सॉल्यूशन नाम से लगता है कि लिक्विड होगा, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। वह सॉल्यूशन गैसियस हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। जिससे हम सीखें वही मेरे लिए गुरु है, और हम सीखेंगे उसी से जो हमसे ज़्यादा जानता है, जाहिर सी बात है। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर, इथेनॉल तकरीबन 95% के आसपास, वाटर तकरीबन 5%, तो दोनों को मिल करके जो सॉल्यूशन बनता है वह कहलाता है रेक्टिफाइड स्पिरिट या रेक्टिफाइड अल्कोहल। ऑब्वियसली इथेनॉल ज़्यादा मात्रा में है, वाटर कम है, तो इथेनॉल यहाँ सॉल्वेंट होगा एंड वाटर इज द सॉल्यूट। उसी प्रकार से कॉपर प्लस जिंक मिल करके बनता है ब्रास। तांबा और जस्ता को मिलाते हैं तो क्या बनता है? पीतल। कॉपर का जो कंपोजिशन इसमें होता है तकरीबन 80%, जिंक का होता है 20%। तो यहाँ कॉपर ज़्यादा है तो कॉपर हो जाएगा सॉल्वेंट, जिंक कम है तो ये हो जाना है सॉल्यूट। अब यहाँ जो रेक्टिफाइड स्पिरिट बना है, दिस इज अ लिक्विड सॉल्यूशन, या लिक्विड होता है क्योंकि इथेनॉल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है। लेकिन यहाँ कॉपर और जिंक दोनों सॉलिड हैं, तो ब्रास पीतल ये भी तो सॉलिड ही होता है। दिस वन इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन। ब्रास पीतल के बर्तन को देख करके आप थोड़े बता पाओगे कि इसमें कॉपर कहाँ है जिंक कहाँ है। जैसे आप इसको देख के नहीं बतला पाओगे कि इथेनॉल कहाँ है वाटर कहाँ है, मतलब होमोजीनियस कम्बिनेशन। आप देख करके बिल्कुल भी नहीं बता पाओगे कि इसमें से क्या क्या कंपोनेंट हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स आपस में मिले हुए हैं। तो सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन, सॉल्यूशन के कंपोनेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब ये जो कंपोनेंट के बारे में हमने पढ़ा, तो कंपोनेंट के नंबर के आधार पे, देखो कंपोनेंट होंगे दो ही प्रकार के दो ही, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, लेकिन नंबर
2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, ऐसे करके। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स सॉल्यूशन को फर्दर क्लासिफाई किया गया है अलग अलग कैटेगरी में, जो कि नाम से ही डेफिनेशन उसका क्लियर हो जाना है। जैसे बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन ऑब्वियसली इसमें 2 कंपोनेंट होंगे, 2 कंपोनेंट्स। टर्नरी सॉल्यूशन 3 कंपोनेंट होंगे, 3 कंपोनेंट्स। क्वाटरनरी सॉल्यूशन 4 कंपोनेंट्स होंगे, 4 कंपोनेंट्स। अब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि सर 2 कंपोनेंट है तो हम एक को सॉल्यूट बोल दिए, दूसरे को सॉल्वेंट बोल दिए। 3 रहेगा तो क्या बोलेंगे? 3 रहेगा तो उसमें से जो सबसे ज़्यादा मात्रा में रहेगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा, और बाकी 2 जो उसके तुलना में कम है तो उन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्यूट बोलेंगे। जैसे अभी एग्जाम्पल हमने दिया रेक्टिफाइड स्पिरिट का कि इथेनॉल और वाटर, इथेनॉल ज़्यादा था तकरीबन 95, ई था 4, मान लो इसमें थोड़ा सा मिथेनॉल और मिला दिए, 3 कंपोनेंट हुए, लेकिन अभी भी जो मेजर अमाउंट में है वो तो इथेनॉल ही है। सो इथेनॉल इज द सॉल्वेंट एंड दीज 2 आर सॉल्यूट्स। या फिर मान लो कि आप सॉल्यूशन बना रहे हो जिसमें आप नमक मिला दिए, ग्लूकोज मिला दिए और वाटर मिलाए हैं, तीनों में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन होगा? ऑब्वियसली वाटर होगा। सो वाटर इज द सॉल्वेंट एंड NaCl एंड ग्लूकोज आर सॉल्यूट्स। तो 1 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट यदि हैं तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा मात्रा में होगा वह कहलाएगा सॉल्वेंट, और बाकी के जो बचेंगे जो कम अमाउंट में प्रेजेंट रहेंगे वे क्या कहलाएंगे? सॉल्यूट्स, चाहे जितने कंपोनेंट्स हो। तो यह जो सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन है बाइनरी, टर्नरी और क्वाटरनरी या नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के आधार पे हुआ। इसमें से जो मोस्ट कॉमन है वह बाइनरी सॉल्यूशन है। मोस्ट कॉमन मतलब ज़्यादातर जो सॉल्यूशन बनते हैं या फिर डेली लाइफ में जो सॉल्यूशन हम लोग फेस करते हैं, वही बताया, नींबू का शरबत पिए, ग्लूकोज का पिए, नमक का पिए, चीनी का पिए, तो सब में 2 ही कंपोनेंट रहता है, नमक, चीनी और पानी मिला करके तो शायद ही कोई पीता है। ग्लूकोज के साथ आप नमक भी मिला लो, पानी भी मिला लो, रेयर है ना। 2 कंपोनेंट वाले एक सॉल्यूशन काफ़ी कॉमन है, बाइनरी सॉल्यूशन। अगला जो क्लासिफिकेशन है सॉल्यूशन का वह है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के आधार पे सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन। तो यहाँ हम लोग सॉल्यूट लिख लें, इधर सॉल्वेंट लिखें, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, इधर कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लोग लिख लेंगे। ठीक, सॉल्यूट सॉलिड मान लें एक बार, लिक्विड ले लें, फिर गैस। सॉल्वेंट में तीनों बार हम लोग सॉलिड ही लें, सॉलिड लें, ऐसा। तो वैसा कोई एग्जाम्पल जिसमें सॉल्यूट भी सॉलिड हो और सॉल्वेंट भी सॉलिड हो, तो ऐसा एग्जाम्पल जैसे एलॉयज मिश्र धातु जो होते हैं, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा ब्रास का,
जो बना हुआ है कॉपर और जिंक से। तो जो पीतल का बर्तन होता है उसमें कॉपर जिंक दोनों मिले हुए हैं। देखने से कहाँ पता चलता है कि कौन कॉपर है कौन जिंक है, जबकि कॉपर और जिंक ओरिजिनली तो सॉलिड हैं, बोथ आर सॉलिड मेटल्स। उसी प्रकार से सॉल्यूट लिक्विड माने कम मात्रा में लिक्विड होगा और ज़्यादा मात्रा में सॉलिड होगा। ज़्यादा मात्रा में सॉलिड, कम मात्रा में लिक्विड। तो इसके एग्जाम्पल हुए अमलगम्स। अमलगम्स वैसे कम्बिनेशन को बोलते हैं जिसमें मरकरी हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए सोडियम अमलगम NaHG, जिंक अमलगम ZnHG। तो सोडियम सॉलिड है, जिंक सॉलिड है, मरकरी लिक्विड है। तो मरकरी के साथ कॉम्बिनेशन हो तो अमलगम बोलते हैं। ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे इस सब जो सोडियम अमलगम, मरकरी, जिंक अमलगम वगैरह है, इस सब का क्या यूज होता है, लेकिन है इम्पॉर्टेंट। और उसी प्रकार से सॉल्वेंट सॉलिड हो और सॉल्यूट गैस हो। ज़्यादा मात्रा में सॉलिड, कम मात्रा में गैस। तो जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस। जैसे अभी यह बोर्ड ही है, वाइट बोर्ड, हालांकि इसका सरफेस तो पूरा स्मूथ है, लेकिन मान लें कि घर का दीवार है तो उस दीवार पे जो है कई गैस मॉलिक्यूल्स जमा हैं। कई गैस मॉलिक्यूल में कुछ भी हो सकते हैं एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट हैं, लेकिन देखने से गैस का मॉलिक्यूल हम लोग को दिखता नहीं है। तो पूरा दीवार जो कि सॉलिड सरफेस है उस पर जाकर के गैस का मॉलिक्यूल जमा है, जो कम मात्रा में रहेगा ऑब्वियसली। अब यदि सॉल्वेंट सॉलिड हो, सॉल्यूट चाहे कुछ भी हो, डजंट मैटर, सॉल्यूट कुछ भी हो, सॉल्वेंट यदि सॉलिड है तो ऐसे सॉल्यूशन को सॉलिड सॉल्यूशन हम लोग बोलते हैं। मतलब जो सॉल्यूशन का टाइप है वह डिटरमाइन किया जाता है सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट से, सॉल्यूट से नहीं, सॉल्वेंट से। इसी को ऐसे हम लोग लिखते हैं, सॉलिड सॉलिड है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, माने सॉलिड में सॉलिड। इसको लिख सकते हैं लिक्विड इन सॉलिड, मतलब सॉलिड में लिक्विड। सॉलिड में लिक्विड मतलब सॉलिड ज़्यादा लिक्विड कम। उसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं गैस इन सॉलिड, कि सॉलिड में गैस, माने ज़्यादा मात्रा में सॉलिड रहेगा और कम मात्रा में क्या रहेगा, गैस रहेगा। तो सॉल्यूशन का टाइप हमेशा सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट से डिटरमाइन होता है। उसी प्रकार से सॉल्यूट ले लो, फिर से सॉलिड, एक बारी लिक्विड और फिर एक बार ले लो गैस। सॉल्वेंट में अलग अलग, इस बार सब लिक्विड ले लिया जाए, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, तीनों लिक्विड है, ऑब्वियसली सॉल्यूशन का टाइप हो जाएगा लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड कम मात्रा में, लिक्विड ज़्यादा मात्रा में, मतलब सॉलिड इन लिक्विड है, बहुत कॉमन एग्जांपल है। जैसे ग्लूकोज इन वाटर, पानी में ग्लूकोज घोला हुआ है, पानी ज़्यादा मात्रा में रहेगा, ग्लूकोज कम। दोनों लिक्विड है, तो दोनों लिक्विड है तो जैसे दारू में पानी मिला करके आदमी पीता है, या पानी में दारू मिला दो, इथेनॉल प्लस वाटर। दूध में पानी मिला दो। गैस इन लिक्विड, लिक्विड में गैस डिजॉल्व हो, तो जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व रहता है, CO2 गैस डिजॉल्व्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक लिक्विड है लेकिन उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व है जो कि गैस होता है। तो क्या लिखेंगे, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। और एक लास्ट फिर से कि सॉल्यूट सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, और इस बार सॉल्वेंट गैस ही हो। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग गैसियस सॉल्यूशन बोलेंगे, गैसियस सॉल्यूशन बोलेंगे।
तो ज़्यादा मात्रा में गैस, कम मात्रा में सॉलिड। एग्जाम्पल में हुआ डस्ट पार्टिकल्स इन एयर। एयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स जो कि सॉलिड हैं, एयर गैस है। देखने से कहाँ पता चलता है डस्ट है कि नहीं, लेकिन है तो बहुत डस्ट। लिक्विड गैस, तो जो मॉइस्चर होता है एयर में, मॉइस्चर इन एयर, जैसे अभी ठंड का समय है, बहुत मॉइस्चर होता है एयर में, शीत जो गिरता है। और गैस, गैस तो गैसों का मिक्सचर एयर, बहुत सारे गैस मिले हुए हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, बहुत सारे गैस जो मिले रहते हैं इसमें। तो गैसों का मिक्सचर एयर एक गैसियस सॉल्यूशन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो इस तरह से सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन दो आधार पे, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स और सॉल्यूट सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के आधार पे आज हमने पढ़ा। तो इस लेक्चर में यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्यूशन के और भी अलग अलग आधार पे क्लासिफिकेशन हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।